हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। तो आप सभी का स्वागत है जोनटेक के बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट में। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक और पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 27 जनवरी 2018 के अंदर हुए एसएससी जेईई के पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चुनना है। ऑप्शन ए हमसे क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज फॉर फिलिंग द क्रैक्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो एक्सपेंडिंग सीमेंट है हमारे पास, इसका काम क्या होता है, क्रैक्स को फिल करना। वाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क। तो डेकोरेटिव वर्क के लिए वाइट सीमेंट को काम में लिया जाता है, इसका स्पेशल यूज यही है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 से 30% हम पोजोलानिक पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, जिस वजह से इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लास्ट में कह रहे हैं कि हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कहा गया है कि जो हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसे हम स्पेशल टाइप के मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। अब लेकिन स्पेशल टाइप के मटेरियल को बताना भी चाहिए, एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि किस टाइप के स्पेशल मटेरियल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, लेकिन ऑप्शन ए एकदम सही, ऑप्शन बी एकदम सही, ऑप्शन सी ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। तो कोई एक आंसर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे। सो करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए था, ऑल ऑफ अबव वाला। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पर हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि किस टाइप के स्पेशल मटेरियल की बात यहाँ पर हो रही है ये हमको यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिलीटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के अंदर डिलीटेरियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास कोल, तो ये भी होता है, बिल्कुल सही बात है। क्ले लंप ये भी खतरनाक होते हैं। सॉफ्ट फ्रेगमेंट ये भी खतरनाक होते हैं, वर्केबिलिटी को कम करने का काम करते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट करके ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज एज अ बॉन्डिंग एडमिक्सचर। तो बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह इनमें से किस मटेरियल को काम में लिया जाता है। देखिए सभी ऑप्शन के अंदर रबड़ लिखा हुआ है और पॉलीमर्स लिखा हुआ है। तो रबड़ और पॉलीमर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो बाइंडिंग एक्शन को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कोई एक आंसर सही नहीं है, बल्कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसको देख लेते हैं कि द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन द ओपीसी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट अटेन्स आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो ओपीसी के रेस्पेक्ट में शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ किस सीमेंट की लूज होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी तो ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। पोर्टलैंड ब्लास्ट स्लैग सीमेंट, तो देखिए क्या कहा गया है कि हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 महीनों का डेटा दिया गया है, स्पेशली लिख दिया गया है कि फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 महीनों के अंदर जो स्ट्रेंथ सबसे कम होती है वो होती है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के पास। लेकिन इसके बाद जो इसमें स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है वो ओपीसी के जैसा ही हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है शुरुआती 3 महीनों के अंदर ओपीसी के रेस्पेक्ट में कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिक ऑफ द करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, यानी इसमें जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को मुझे यहाँ पर चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स इज वॉश टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट। तो बिल्कुल सही बात है, पिट्स के अंदर से जो सैंड हम निकालते हैं उसके अंदर क्ले और सिल्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, जिनको रिमूव करना वेरी वेरी एसेंशियल, यूज करने से पहले इनको रिमूव करना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी भी क्या कह रहा है कि सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लड पिट नीड्स नॉट बी वॉश बिफोर यूज, यानी जो सैंड फ्लडेड पिट से मिलती है इनको जरूरत नहीं है धोने की। क्यों? क्योंकि फ्लडेड पिट्स के अंदर जो सैंड होती है उसके अंदर से क्ले और सिल्ट के पार्टिकल वैसे ही दूर रहते हैं। ऑप्शन सी सा कह रहा है कि सी शोर सैंड कंटेन्स क्लोराइड विच कॉज एफ्लोरेसेंस। तो बिल्कुल सही बात है, सी शोर से जो सैंड मिलती है उसके अंदर क्लोराइड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तीनों ऑप्शन सही हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, यानी दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विद सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। वाटर लुब्रिकेट द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये भी सही बात है। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अभी C3A की बात तो बहुत बार हो चुकी है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रिएक्ट फास्ट विद वाटर, तो बिल्कुल सही बात है। पानी मिलाने के बाद सीमेंट में सबसे पहले जो बोक कंपाउंड रिएक्शन करता है वो कौन सा करता है? C3A करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जनरेट करता है? नहीं भैया, ये तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। कॉज इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ, सिर्फ ये इनिशियल सेटिंग को इंपार्ट करता है, अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो देखिए डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है उसको डेवलप करने का काम करता है C2S। अब ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्यों? पानी मिलाने के बाद सबसे पहले और सबसे तेज रिएक्शन जो वो कंपाउंड करता है वो हमारा C3 होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है दैट इज 30%, ये 30% के आसपास होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव बाय पोजोलाना। यानी पोजोलाना ओपीसी के अंदर ऐड करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी मॉडिफाइज हो जाती है? क्या ब्लेंडिंग मॉडिफाई होती है? नहीं। क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन मॉडिफाई होता है? नहीं। क्या परमेबिलिटी मॉडिफाई होती है? नहीं। क्या श्रिंकेज मॉडिफाई होता है? देखिए पीपीसी के अंदर इन द सेंस अगर आप ओपीसी में पोजोलैनिक मटेरियल को ऐड करते हैं तो ये श्रिंकेज को बढ़ाता है, लेकिन हमसे पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया जाता है, तो मॉडिफाई करने का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। श्रिंकेज तो बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पास डिफेक्ट है। लेकिन अगर आप पोजोलैनिक मटेरियल को ऐड करते हो तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी इसी को इंप्रूव किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रिंकेज इंप्रूव नहीं हो रहा है, श्रिंकेज बढ़कर हमको प्रॉब्लम निकाल कर दे रहा है। यहाँ इंप्रूवमेंट एडवांटेज की फॉर्म में नजर आना चाहिए, तो इंप्रूवमेंट एडवांटेज की नजर में जो फॉर्म आ रहा है वो क्या है हमारे पास? हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर देता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। यानी ब्रिक अर्थ के अंदर एल्यूमिना कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को इंपार्ट करता है? तो मैं बता दूं आपको, एल्यूमिना ब्रिक अर्थ के अंदर प्लास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर। तो जो हाई ड्यूरेबल टिम्बर है इसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है? तो इस हाई ड्यूरेबल टिम्बर का एवरेज लाइफ होता है मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से भी ऊपर होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल हमसे कि इन एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जो एयर ड्राइंग प्रोसेस होती है टिम्बर की, तो इस टिम्बर की एयर ड्राइंग प्रोसेस में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो इस एयर ड्राइंग प्रोसेस में जो मॉइस्चर कंटेंट रखा जाता है वो रखा जाता है 15%, यानी 0.15। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपर्ली सीजन टिम्बर। जो प्रॉपर्ली सीजनड टिम्बर होता है उसके अंदर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कितना मॉइस्चर कंटेंट छोड़ा जाता है? तो उसमें छोड़ा जाता है 12% के आसपास। तो 12% मॉइस्चर कंटेंट हम लोग छोड़ते हैं वेल सीजन टिम्बर के अंदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। यानी किसी भी टिम्बर पीस की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी भी टिम्बर पीस की पैरेलल टू ग्रेन होती है। कहां होती है? पैरेलल टू ग्रेन होती है। तो पैरेलल टू ग्रेन का मतलब होता है 0 डिग्री टू ग्रेन। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेजेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। यानी इनमें से सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस किसका होता है? तो मैं बता दूंगा आपको, फायर रेजिस्टेंस इनमें से सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का होता है। सैंडस्टोन की प्रॉपर्टी यही होती है कि फायर को क्या कर लेता है? रेजिस्ट कर लेता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल। तो रॉक्स और मिनरल के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो रॉक्स और मिनरल के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्वार्ट्ज इज मेटामॉर्फिक रॉक। बिल्कुल गलत बात है ये तो। क्वार्ट्ज इज अ इग्नियस रॉक, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। शेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी गलत बात रही यहाँ पर। सो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, जो करेक्ट आंसर बनेगा रॉक्स और मिनरल के लिए, तो क्या है कि क्वार्ट्ज और माइका क्या है? केवल मिनरल्स हैं, ओनली मिनरल्स है। ये रॉक नहीं होती हैं, ये रॉक नहीं होती हैं, केवल क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला सवाल देखते हैं और 25 जनवरी 2018 के इवनिंग सेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट को इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे कि व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, पोज़ोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, C3A इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से क्या है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है कि व्हाइट सीमेंट को हम ऑर्डिनरी वर्क के लिए काम में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट सीमेंट को केवल काम में लिया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं? डेकोरेटिव पर्पस के लिए काम में लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो सी वाटर है इससे रिलेटेड कोई बात है कि कंटेन्स अ सैलिनिटी अबाउट 3.5%, corrodes the reinforcement of RCC, accelerate the setting time of cement, all options are correct। अब देखिए ये सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने का काम तब करेगा जब इस सी वाटर के अंदर क्लोराइड होंगे। तो यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ऑप्शन सी है एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसमें ये कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो सी वाटर के अंदर क्लोराइड हो सकता है और सीमेंट बनाने के लिए तो इस कैल्शियम को काम में लेते ही हैं। तो रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर दिया जाएगा। प्लस जो सी वाटर होता है ये आपके रेनफोर्समेंट को कोरोड भी कर सकता है, कोरोजन क्रिएट कर सकता है। प्लस इसके अंदर सैलिनिटी अबाउट 3.5 से लेकर 5% के आसपास होती है। दैट्स व्हाई ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज, यानी पोज़ोलाना मटेरियल को अगर हम सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो इससे क्या होने वाला है, ये क्या कॉज कर सकता है। तो डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है, अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर डिक्रीज होगा लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर होती है। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स, यानी सल्फेट के रिगार्डिंग जो केमिकल अटैक होने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। इंक्रीज इन श्रिंकेज, तो ये भी सही बात है, श्रिंकेज को भी इंक्रीज करता है, केमिकल रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। दैट्स व्हाई ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है कि द वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। तो परफोरेटेड बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। तो नेचुरल स्टोन के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस काम में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरिंग। दो चीज होती हैं, एक तो होती है क्वेरिंग और दूसरी होती है माइनिंग। माइनिंग जो होता है वो अबव टू ग्राउंड लेवल नहीं होता, बिलो टू ग्राउंड लेवल होता है, जबकि जो क्वेरिंग है ये अबव टू ग्राउंड लेवल होता है। यानी क्वेरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसको आप ग्राउंड लेवल से ऊपर करोगे, जबकि जो माइनिंग है वो ऐसी प्रोसेस है जिसे आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर करते हो। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट एंड सेट इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो सीमेंट के अंदर जैसी पानी मिलाया है तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फटाफट रिएक्शन कर जाना है पानी के साथ और फटाफट सेट हो जाना है। तो हम जानते हैं कि जैसे हम पानी को ऐड करते हैं तो सबसे पहले रिएक्ट करता है C3 और सबसे पहले सेट भी यही करेगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकॉल रेंजेस बिटवीन। तो थर्माकोल जो हमारे पास होता है, थर्मोकॉल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां से कहां पाई जाती है? तो थर्मोकॉल एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 11.7 से लेकर 14.4 मेगापास्कल के बीच में पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रिक। तो मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज हमसे पूछा जा रहा है और मैं बता दूं कि जो नॉमिनल साइज होता है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ मोर्टार को जोड़कर दिया जाता है। तो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ये हमारा मॉड्यूलर साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ मोर्टार को ऐड कर दें तो यही साइज किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा नॉमिनल साइज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो 20/10/10 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारी डायमेंशन यहाँ पर mm के अंदर दी हुई हैं। सेंटीमीटर में अगर होता तो 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है कि वुड सरफेस रिक्वायर कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग। तो जो वुडन सरफेस होता है इसमें कितने प्लास्टरिंग कोट की रिक्वायरमेंट होती है? तो मैं बता दूं आपको, वुडन सरफेस के ऊपर लगभग 3 कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो माइनर पर्पस के वर्क होते हैं इनके अंदर 2 कोट भी लगते हैं और जो बिल्कुल ही माइनर प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर सिंगल कोट यूज किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी, तो प्लास्टरिंग करने से पहले जो सरफेस होती है वो कैसी हो जानी चाहिए? वो सरफेस वाटर्ड हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पानी से उस सरफेस को गीला नहीं किया तो जिस मोर्टार से आप प्लास्टरिंग कर रहे हो उस मोर्टार के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सरफेस के थ्रू। दैट्स वाई आपको प्लास्टरिंग करने से पहले सरफेस को क्या करना पड़ता है? वाटर्ड करना पड़ता है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल 25 जनवरी 2018 के मॉर्निंग सेशन के अंदर आया हुआ होगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि दिए गए क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि अ गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल व्हाइल स्टोरिंग सीमेंट। तो बिल्कुल गलत बात है। जब भी सीमेंट को स्टोर किया जाता है तो सीमेंट बैग और जो आउटर वॉल होती है उसके बीच का गैप 600 mm रखा जाता है। अ गैप 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल, बिल्कुल गलत बात है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो नन ऑफ दीज करके हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सही आएगा। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। दोनों सेंटेंस गलत हैं, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट को बनाने के लिए आपस में किस किस को एक दूसरे के साथ फ्यूज किया जाता है, बर्न किया जाता है? तो बॉक्साइट लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले, लाइमस्टोन बॉक्साइट जिप्सम क्ले एंड चॉक। तो मैं बता दूं बॉक्साइट लाइमस्टोन और जिप्सम को एक साथ क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है और इनको इंटरमिक्स किया जाता है, इंटरग्राइंड किया जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ व्हीकल इन इनेमल पेंट्स। तो इनेमल पेंट के अंदर व्हीकल किसको काम में लिया जाता है? तो इनेमल पेंट्स का जो व्हीकल होता है हमेशा याद रखना क्या होता है? वार्निश होता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के अंदर फ्रॉग को प्रोवाइड करने का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? जो ब्रिक्स के अंदर हमारे पास फ्रॉग होता है उसको प्रोवाइड करने का मेन रीजन इनमें से क्या होता है? ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो जो फ्रॉग है उसको हम देते हैं जिससे कि एक की जॉइंट बन जाए ब्रिक और मोर्टार के बीच में। अब ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी पर्पस होता है। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है कि एक शेयर की जॉइंट बन जाए ब्रिक और मोर्टार के बीच में जिससे आपकी स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाए। तो प्राइमरी पर्पस हमारा ऑप्शन बी होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। तो ये 30 मिनट होता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी का, ये 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अपने से कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज। तो पग मिल किसके लिए काम में लिया जाता है? तो पग मिल ब्रिक्स की जो मोल्डिंग होती है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए काम में लिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। तो टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं? हम कोल्टार को यूज कर सकते हैं, लेकिन कोल्टार को यूज करने से ब्लैक अपीयरेंस आता है जो एस्थेटिक वैल्यू को जीरो कर देगा, तो उसको तो हटाएंगे। और उसको हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर टिम्बर के पीसेस को डाल देते हैं। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से? द मेन पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन, यानी सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है उसको करने के पीछे मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है? तो इसको करने के पीछे जो हमारा मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है, वो ये है कि हमें निकालना होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। तो सेटिंग के बाद सीमेंट के अंदर कोई वॉल्यूम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? ये किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है साउंडनेस टेस्ट से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो एयर परमेबिलिटी मेथड जो होता है सीमेंट की किस टेस्टिंग में काम आता है? तो इस सीमेंट की फाइननेस टेस्टिंग के अंदर काम आता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल 24 जनवरी 2018 की इवनिंग सेशन के अंदर आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री लाइम। अब मैग्नीशिया होता तो मैग्नीशिया को भी यहाँ पर चुनते, लेकिन मैग्नीशिया नहीं है इसलिए अकेला लाइम चुनना पड़ेगा। तो लाइम, फ्री लाइम होना नहीं चाहिए किसी भी साउंड सीमेंट के अंदर। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीडेड। तो ऐसा सीमेंट यूजलेस होगा जो गिवन वाटर कंटेंट से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट को एवरेज करता है। जिस सीमेंट के अंदर 5% से ज्यादा वाटर कंटेंट पाया जा रहा है वो सीमेंट मेरे लिए प्रैक्टिकली यूजलेस है।
दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5% से ऊपर के मॉइस्चर कंटेंट पर मेरी जो सीमेंट होती है ये क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मॉड्यूलर साइज है ब्रिक का वो क्या है। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो मॉड्यूलर साइज होता है ब्रिक का वो कितना होता है, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। mm के अंदर ये साइज हमारे पास। अगला क्वेश्चन, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज। तो कलर इम्पार्ट करने वाले इंग्रेडिएंट का नाम क्या होता है, उसको हम कहते हैं पिगमेंट। तो पेंट के अंदर पिगमेंट का क्या काम होता है, कलर को इम्पार्ट करना। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। तो लार्ज स्केल पर सीजनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड काम में लेते हैं, हम लोग क्लीन सीजनिंग को काम में लेते हैं। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुलर रिंग्स इज नोन एज। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शेक्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉचरी प्रोसेस इज यूज। तो जो ब्रॉचरी प्रोसेस होती है वो किससे रिलेटेड है, तो जो बॉचरी प्रोसेस होती है ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर से रिलेटेड होती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगले सवाल को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के अंदर एल्कलीज अगर प्रेजेंट हैं ज्यादा क्वांटिटी में तो वो कौन सा डिफेक्ट निकाल कर देते हैं, तो ये इफ्लोरोसेंस डिफेक्ट को निकाल कर देते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई हैव फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा।